हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। करंट एमसीक्यू फॉर 2022 में आपका स्वागत है और इस समय हम लोग हैं क्विज 5 में, जिसमें कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी और सोशल इश्यूज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट से रिलेटेड। लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है स्माइल स्कीम के ऊपर और पूछा गया है कि स्माइल स्कीम विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इज अंडर द मिनिस्ट्री। हमने ऐसे बहुत सारे पहले भी क्वेश्चन देखे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में कि वो लोग कोई स्कीम पूछते हैं और पूछते हैं कि भाई इसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग एजेंसी कौन है या किसके अंडर में ये प्रोग्राम ये स्कीम चल रहा है। तो डिट्टो उसी तरह से क्वेश्चन आपके सामने है, स्माइल स्कीम विच वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इज अंडर द मिनिस्ट्री। इसका सही आंसर देखने से पहले कुछ स्माइल स्कीम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले ली जाए। सबसे पहला तो ये हमें जानना है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। जब रिसेंटली लॉन्च लिखा है तो इसको लॉन्च किया गया था 20 जुलाई 2021। ठीक है, तो हमें ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग इतना याद रखेंगे 2021। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि भाई ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, इसके बाद स्माइल पे चलते हैं। भाई स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? स्माइल एक एक्रोनिम है, देखते हैं क्या फुल फॉर्म है इसका। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यहाँ पे हमें दो चीजों पे गौर करना है। सबसे पहला क्या है, सपोर्ट किसके लिए है? तो सपोर्ट है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए, जो वीकर सेक्शन है, जो वंचित वर्ग है उसके लिए। और उसके लिए भी किस चीज में? तो उसके लिए लाइवलीहुड में, लाइवलीहुड और एंटरप्राइज के लिए। तो हमें इन दो चीजों पे गौर करना है, ये दोनों चीजें हमें याद करनी है कि स्माइल स्कीम बेसिकली किसके लिए है? मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए। और क्या करना है उनके लिए? तो लाइवलीहुड और एंटरप्राइज का बंदोबस्त करने में जो भी सपोर्ट किया जा सकता है वो है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब हो गया कि इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स भी होंगी। तो सब स्कीम्स भी हैं, बिल्कुल हैं इसमें, है ना, इसलिए हम लोग इसको अम्ब्रेला स्कीम बोल रहे हैं। इस स्कीम के बेसिकली अंदर में एक हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्कीम है, तो इसीलिए इसको अम्ब्रेला स्कीम बोला जा रहा है। खैर देखते हैं। दिस अम्ब्रेला स्कीम डिजाइन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक हमें पॉइंट यहाँ पे और पता लगा कि इसको डिजाइन किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। और क्या करने वाला है ये स्कीम? सेट टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और इसके अलावा दूसरा क्या है? एंड द पीपल इंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो अभी ये जो हम लोग ऊपर देख रहे थे, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, तो ये मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स में कौन कौन है? तो एक है हमारा ट्रांसजेंडर और दूसरा है वो लोग जो कि भीख मांगने का काम कर रहे हैं, एक्ट ऑफ बेगिंग में लिप्त हैं। इन दो लोगों के लिए फोकस क्या है स्कीम का? फोकस है रिहेबिलिटेशन करना, उनका पुनर्वास करना, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, काउंसलिंग करना, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस एक्सेट्रा। इस पे आप ध्यान दें, ठीक है, नहीं ध्यान दें तो भी कोई बात नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या याद करना था? सबसे पहले 2021 सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसका फुल फॉर्म अम्ब्रेला स्कीम, डिपार्टमेंट कौन सा है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किसके किसके लिए है? ट्रांसजेंडर और बेगिंग जो कर रहे हैं उनके लिए। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था किस मिनिस्ट्री में है, तो ऑब्वियस सी बात है आप समझ गए होंगे कौन सी मिनिस्ट्री में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका मतलब आंसर क्या है हमारे लिए? आंसर इज डी। नेक्स्ट प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एपेडा या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है और वो दोनों अपेडा से ही रिलेटेड है। गवर्नमेंट, है ना, इसको किसने सेटअप किया था? तो गवर्नमेंट इन 1986 had set up APEDA through an act of parliament। तो पहले स्टेटमेंट में हमें दो चीजें बताई गई हैं कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, सबसे पहले कब किया था? 1986 में, और थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये दो चीजें हमें स्टेटमेंट में दी गई हैं, सही है गलत ये हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट में बताया गया है कौन सी मिनिस्ट्री में है, तो मिनिस्ट्री का नाम बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक काम करते हैं, पहले अपेडा के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्यों रखा है। ये क्वेश्चन बेसिकली आज का ही है। आज ही अपेडा ने एक रिपोर्ट जारी की है 7 मार्च 2022 को, जिसमें कि ये बोला गया है कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल आइटम्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स इंक्रीज बाय 23% ईयर ऑन ईयर।
ये उन्होंने बोला है। अप्रैल से जनवरी माह में 2021-22 की बात कर रहे हैं। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेटिंग कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ सेगमेंट इन द ओवरऑल कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अब आते हैं वापस हम लोग अपेडा पे। अपेडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा है। ठीक है, किसने स्टैब्लिश किया है? स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे किया है? तो ये एक एक्ट के अंडर में किया गया है। एक्ट का नाम क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक्ट है। इस एक्ट को कब पास किया गया था? दिसंबर 1985 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते कि अपेडा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सही होता? बिल्कुल सही होता, क्योंकि एक्ट में स्टैब्लिश किया गया है। और वो एक्ट किसने पास किया है? वो एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ने। इसके बाद देखिएगा, ये जो एक्ट दिसंबर 1985 में जो हमने बनाया या पार्लियामेंट ने जो पास किया, ये कब प्रभाव में आया? केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 13 फरवरी 1986। इसीलिए हम लोग अपेडा की शुरुआत कब से मानते हैं? 1986 से, भले ही वो एक्ट पास हुआ था 1985 में। तो ये दोनों ईयर हमको याद होने चाहिए। 1985 में अपेडा एक्ट पास हुआ और 1986 में अपेडा हमारे सामने आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द अथॉरिटी रिप्लेस द प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अपेडा से पहले एक अथॉरिटी थी जिसका नाम था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या जिसको PFEPC भी बोलते थे। वो अब नहीं है, क्योंकि उसकी जगह ले ली किसने? अपेडा ने। इसके बाद देखिएगा अपेडा का काम क्या है। तो अपेडा हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काम है अपेडा का। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ 14 एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट ग्रुप्स, है ना, ये जो है ये उसका दूसरा काम है। क्या है? तो विकास करना या डेवलपमेंट करना। किसका? तो 14 एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स ग्रुप्स का, जो कि लिस्ट किए गए हैं, जो कि दिए गए हैं किसमें? शेड्यूल टू द अपेडा एक्ट में। इसके अलावा देखिएगा अपेडा क्या कर रहा है। अपेडा हैज बीन एक्टिवली इंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स besides upgradation of infrastructure and quality to promote the export of agro products। तो ये सारे काम अपेडा कर रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बजट से रिलेटेड है, सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है हर साल। पहला है, इनकम टैक्स एक्ट इज अमेंडेड ओनली ड्यूरिंग द मेन बजट। ये एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो मेन बजट जब पेश किया जाता है उसी समय ही इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी फेरबदल किया जा सकता है, या संशोधन किया जा सकता है, या अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये पहला स्टेटमेंट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये दोनों के दोनों मनी बिल हैं। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने। उसके बाद पूछा गया इसमें से कौन कौन सा सही है, गलत है। सबसे पहले तो देख लीजिएगा, जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, ये कहीं पे मेंशन नहीं है, ये कहीं पे लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नहीं किसी स्टैट्यूट बुक में लिखा है ना। ये कन्वेंशन है, एक परंपरा है ना, इसको हमें ध्यान में रखना है। एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो अगर आपको उसमें कोई भी संशोधन करना है तो इट इज अमेंडेड ओनली ड्यूरिंग द मेन बजट। इसको खूब अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए फाइनेंस बिल हमें बहुत अच्छे से पता है। फाइनेंस बिल क्या करता है? फाइनेंस बिल में वो प्रोविजंस होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट की आय होती है, या हम लोग बोल देते हैं कि कंटेन्स प्रोविजंस ऑन फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार अपना खर्चा कैसे कहां से जुटाएगी? तो सरकार को जो खर्चा करना है उसके लिए पैसे कहां से आने हैं? तो फाइनेंस बिल में उसके लिए मेंशन रहता है। इसके अलावा देखिए एप्रोप्रिएशन बिल, सभी लोग जानते हैं एप्रोप्रिएशन बिल से क्या है? पैसा निकाला जाता है, पैसे की निकासी की जा सकती है। तो एन एप्रोप्रिएशन बिल स्पेसिफाइज द क्वांटम एंड पर्पस फॉर विड्रॉइंग मनी। और हमें बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, मनी बिल में कोई भी ऐसा बिल जिसमें कि पैसे का लेन देन की बात हो, आइदर डिपोजिशन इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या उससे निकालने की बात है, वो सारे के सारे मनी बिल में आते हैं। इसका साफ मतलब है कि फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो गए? ये दोनों ऑटोमेटिकली मनी बिल की कैटेगरी में आ गए। और इसके अलावा ये हमने पहला स्टेटमेंट देख ही लिया है, मैटर ऑफ कन्वेंशन। इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, ये हमेशा इसका अगर अमेंडमेंट करना है तो ओनली ड्यूरिंग द मेन बजट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आंसर हमारा सी बन गया, बोथ 1 और 2।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन न्यूज में था अभी कुछ समय पहले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या NARCL। इसके संबंध में दो आपके सामने स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहला NARCL हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। NARCL को जो बनाया गया है वो कंपनीज एक्ट के अंडर में बनाया गया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल हैव 100% ओनरशिप इन इट। दूसरा हमें स्टेटमेंट ये दिया गया है। उसके बाद पूछा गया कि भाई इसमें से दोनों में से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये हमारे सामने क्वेश्चन क्यों है और ये न्यूज में क्यों था। तो देखिए, द गवर्नमेंट रिसेंटली क्लियर्ड अ rupees 30,600 crore guarantee program for securities to be issued by the recently incorporated NARCL। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने अभी अभी क्लियरेंस दिया है कितने को, तो 30,600 करोड़ के गारंटी प्रोग्राम को। काहे के लिए? फॉर सिक्योरिटीज। ठीक है, जो कि इशू करेगा, कौन इशू करेगा? NARCL। मतलब NARCL को सिक्योरिटीज इशू करना है ना, और उस सिक्योरिटीज को एक तरह से गारंटी देने के लिए 30,600 करोड़ जो है सरकार ने अभी अभी मंजूर किए हैं, इसीलिए ये न्यूज में था। अब देखिए NARCL के बारे में। NARCL हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो इसका मतलब हमारा पहले स्टेटमेंट एकदम सही था। एंड इट हैज अप्लाइड टू RBI फॉर अ लाइसेंस एज एन ARC। ARC का मतलब क्या हो गया? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ज्यादातर हम लोग कहाँ न्यूज में सुनते हैं? जब हम लोग कोई बैंक डूब रहा है या उसके ऊपर बहुत ज्यादा NPA आ गया है तो हम लोग असेट रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो वहां पे आपने अक्सर सुना होगा ARC के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या लिखा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल हैव 51% ओनरशिप इन इट, जबकि हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखा था? 100%। तो साफ मतलब है ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत हो गया है ना। ARCL में अच्छे से याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनकी 51% ओनरशिप है NARCL में, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू को लेंडिंग। को लेंडिंग की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिएगा, अंडर CLM बैंक्स आर परमिटेड टू को लेंड विद ऑल रजिस्टर्ड NBFCs बेस्ड ऑन अ प्रायर एग्रीमेंट अंडर CLM, है ना। Banks are permitted to co-lend with all registered NBFCs based on a prior agreement। अभी हम लोग देखते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, all transactions between the banks and the NBFCs have to be routed through an escrow account। escrow account पिछले 2-3 साल से बार बार कहीं ना कहीं हमें सुनने में आ जा रहा है, आज फिर से हमें सुनने में मिल गया। escrow account की बात की जा रही है। ठीक है, maintained with the banks in order to avoid intermingling of funds। ठीक है, अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन कौन से सही हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों था। न्यूज में इसलिए था कि SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया हाल ही में। किसके साथ में? अडानी कैपिटल के साथ में। और काहे के लिए? तो इन्होंने साइन किया है ना, जो अडानी कैपिटल क्या है? एक NBFC है। ठीक है, उसके साथ इन्होंने SBI ने एक एग्रीमेंट साइन किया। काहे के लिए? टू फॉर्म अ को लेंडिंग पार्टनरशिप। को लेंडिंग पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, अब ये को लेंडिंग पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। अंडर CLM ये जो हम लोग को लेंडिंग पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? देखिएगा, बैंक्स आर परमिटेड टू को लेंड। लेंड मतलब देना, उधार देना। ठीक है, को लेंड मतलब साथ में। तो साथ में क्या? बैंक किसके साथ में आ रहा है? बैंक आ रहा है NBFC के साथ में। इसके अलावा इसका मतलब हो गया कि बैंक प्लस NBFC, ये है को लेंडिंग का मामला यहाँ पे। तो under CLM banks are permitted to co-lend with all registered NBFCs based on a prior agreement। एक पहले से एग्रीमेंट हो जाएगा किसके किसके बीच में? बैंक और NBFC का। काहे के लिए? को लेंड करते हैं किसी तीसरी पार्टी को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस बिटवीन द बैंक्स एंड NBFCs हैव टू बी रूटेड थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक्स। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे किसके किसके बीच में? बिटवीन द बैंक्स एंड NBFCs। बैंक और NBFC के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होना है, इसको एक थर्ड एक पार्टी होगी। थर्ड पार्टी क्या करने वाली है? एस्क्रो अकाउंट एक मैनेज करेगी। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि थर्ड पार्टी वो बैंक होगी। ठीक है, काहे के लिए? इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरमिंगलिंग ऑफ फंड्स, है ना। फंड्स की इधर उधर जो इंटरमिंगलिंग हो जाती है इधर से उधर, उसको बचाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमें एक टर्म दिख गया है एस्क्रो अकाउंट, तो एस्क्रो अकाउंट भी देख लिया जाए भाई क्या होता है। देखिए,
एस्क्रो अकाउंट एक तरह का अकाउंट होता है। एस्क्रो अकाउंट इज एन अकाउंट काहे के लिए? डिजाइन टू होल्ड फंड्स टेम्पररली इन सेफ कीपिंग, है ना। ये क्या करता है एस्क्रो अकाउंट? बेसिकली एस्क्रो अकाउंट, मान लीजिए दो पार्टीज हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, है ना, और कुछ फंड्स जो है वो जेड के पास रख देते हैं। तो जेड के पास जो एक टेम्पररी टाइप का जो फंड रहेगा, है ना, उसी को हम लोग एस्क्रो अकाउंट बोलेंगे यहाँ पे। तो द एस्क्रो प्रोवाइडर शुड बी अ डिसइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी, यहाँ पे ये जेड है, जिसका कि ना तो वाई से कुछ लेना देना है डायरेक्ट और ना एक्स से लेना देना है। जेड का काम सिर्फ इतना है कि एक्स और वाई ने जो फंड दिया है उसको रखेगा बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, है ना, मतलब जो उसके चार्जेस होंगे वो ले लेगा, है ना। बाकी ना तो ये एक्स से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखेगा ना वाई से। जेड का काम सिर्फ इतना है कि एक्स और वाई के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ना, जो एग्रीमेंट, बस उस पे ध्यान रखेगा और एग्रीमेंट के हिसाब से अपना काम करेगा बस। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, इन अ रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन द एस्क्रो अकाउंट डज नॉट फेवर द बायर और सेलर। जाहिर सी बात है, बायर मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया सेलर, दे जस्ट फॉलो द रूल्स दैट बायर्स एंड सेलर्स एग्री टू, है ना। ये मान लीजिए एक्स जो है बायर है और वाई जो है ये सेलर है, तो बायर और सेलर के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो जेड जो है, जो एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करने वाला है, वो ना तो बायर से कोई संबंध रखेगा ना सेलर से संबंध रखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस एग्रीमेंट से संबंध रखेगा। एग्रीमेंट में जो जो पॉइंट्स दिए हैं बस उसको ध्यान में रखेगा। और ये एग्रीमेंट किसने किया है? ये बायर और सेलर ने किया है। तो ये हमारा था पांचवा क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग और ट्राई हार्ड। ठीक है, थैंक यू।